Hello everyone. So today we are going to start with our third chapter of Class 6 Science NCERT, and the name of the chapter is Fiber to Fabric. मतलब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। तो फैब्रिक तो अपना हो गया जो जिसको हम कपड़ा बोलते हैं हिंदी में, और फाइबर एक्चुअली जो धागे के भी एकदम रेशे होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, तो उसको बोला जाता है। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। एक्चुअली सेवेंथ क्लास के अंदर आपका ये और डिटेल में आएगा चैप्टर, जिसके अंदर आप और डीप में पढ़ोगे कि क्या स्टेप्स हैं प्रोसेस इसके जानने का। बट इस वाले चैप्टर के अंदर आपका बेसिक कवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पे अपन पहेली एंड बूजू वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज। ओके, तो यहाँ पे एक सिनेरियो दे रखा है इनने पहेली एंड बूजू का, जो रियल नहीं है बट इट इज़ काइंड ऑफ इमेजिनेटिव। बट उससे आप काइंड ऑफ चीज़ें सीख सकते हो, निकाल सकते हो जो आपके काम की हैं। और ये जो बेसिक एक लेसन रहता है उनका, उससे आपको ये एक लाइफ लेसन्स भी देता है। जैसे हमने लास्ट अभी चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था इस बारे में कि बूजू ने बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट वाला फूड खा लिया था, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ लाइफ लेसन से भी रिलेटेड होता है। और आप इसमें साइंस भी देखते हो पीछे कि उसके पीछे का साइंस क्या है। तो मतलब थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाते हैं ये पहेली एंड बूजू वाले, मतलब इमेजिनेटिव है क्योंकि रियल में नहीं हो रहा है, बट आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूजू वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहेली एंड बूजू ने फर्स्ट प्राइज जीता अपने साइंस क्विज के अंदर, जो उनके स्कूल में हुआ था कंपटीशन। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो उनको जो उसका प्राइज मनी मिला उससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उन्होंने क्या सोचा कि अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदें। तो यहाँ पे लेसन आ गया पहले अपना कि उनने इतना अच्छा सोचा कि वो अपने उस मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदें, या फिर वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि साइंस क्विज में उन्होंने टॉप किया। ओके, व्हेन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कंफ्यूज्ड। तो जब वो शॉप पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्लॉथ मटेरियल का बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटी थी, बहुत सारे टाइप के कपड़े थे, तो वो कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर, जैसे ने फिगर 3.1 में दे रखा है कि नॉर्मल अपनी क्लॉथ शॉप के अंदर क्या होता है, बहुत अलग अलग वेराइटी के कपड़े होते हैं, तो वो उसको देख के कंफ्यूज हो गए। तो द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो जो शॉपकीपर था उसने बोला कि इनमें से कुछ कपड़े तो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं, मतलब जो मैन मेड है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उनके पास वुलन मफलर भी थे, शॉल भी थे। देर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहाँ पे सिल्क साड़ीज भी थी। पहेली एंड वो जो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने टच करा और फील करा उन फैब्रिक को, जो भी कपड़े थे उनको टच करके फील करा। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने क्या करा कि एक तो वुलन मफलर खरीद लिया और एक कॉटन साड़ी खरीद ली। After their visit to the cloth shop, Paheli and Buzu began to notice various fabrics in their surrounding. तो वो जब वो क्लॉथ शॉप पे गए थे तो उनको वहाँ पे जाके पता चला कि इतने टाइप के कपड़े होते हैं, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, जो हम भी कर सकते हैं एक्चुअली, कि हमारे आसपास किस किस टाइप के कपड़े हैं। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and duster were made from different kind of fabrics. उन्होंने देखा कि जो अपनी बेड शीट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स होती हैं, अपने कर्टन्स पर्दे हो गए, या फिर टेबल क्लॉथ्स हो गई, टावल हो गया, डस्टर्स हो गए, ये सारे अलग फैब्रिक से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उनने उन जो फैब्रिक है उनको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करा, किस में, कॉटन के अंदर, वूल के अंदर, सिल्क के अंदर और सिंथेटिक में। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई सा फैब्रिक की है? जैसे ये शर्ट है तो ये कौन से फैब्रिक, कौन से कपड़े की बनी है। वैरायटी इन फैब्रिक्स, तो 3.1 पे मूव करते हैं कि क्या क्या वैरायटी रहती है फैब्रिक्स में। तो इसके लिए फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है आपको, सेकेंड, ओके, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, एक अपने आसपास एक टेलर शॉप पे जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो जो भी स्टिच करने के बाद जो कटिंग लेफ्ट ओवर रह जाती है, जो कपड़े की छोटे छोटे कतरन बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो जो कतरनें रह जाती हैं आपको उनको कलेक्ट करना है।
फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। एक्चुअली ये हमने भी करा था व्हेन वी वर ऑफ योर एज, जब हम 6th क्लास में थे तो हम लोगों ने करी थी जाके फैब्रिक्स कलेक्ट कटिंग के। तो उससे आपको एक्सपीरियंस होता है, पता चलता है कि ओके इतने टाइप के कपड़े हैं, और उनको टच करके फील करके आप बता सकते हो। जब भी आप जाते हो क्लॉथ शॉप पे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपकी मम्मा यूजुअली या फिर फादर टच करके देखते हैं कपड़ों को। क्यों? उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि कपड़ा किस लाइक ये जो क्लॉथ है ये किस वैरायटी ऑफ मतलब किस वैरायटी के कपड़े से बना है। तो आपको फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, आपको फिर उसको टच करना है और फील करना है सारे जो पीस हैं उन फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। फिर आपको एक बार आपने फील कर लिया, फिर आपको ट्राई करना है उनको लेबल करने का। किन किन में? एक तो कॉटन के अंदर, एक सिल्क में, वूल के अंदर और सिंथेटिक में। आप इसके लिए अपने जो टेलर है जहाँ से आप ले रहे हो ये कपड़े, वहाँ से आप टेलर से ही पूछ सकते हो। और या फिर अगर आप नहीं जा सकते टेलर के पास, तो आपके मम्मा के पास भी जो लेफ्ट ओवर कपड़े बहुत सारे बच जाते हैं, जो साफ़ी के कपड़े में यूज़ करते हैं, डस्टिंग में यूज़ करते हैं घर में, तो आप मम्मा से भी पूछ सकते हो अगर वो आपको कटिंग प्रोवाइड कर दें, और उनसे हेल्प ले सकते हो कि ये कौन सा फैब्रिक है, किस फैब्रिक का कपड़ा है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? आप वंडर कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि फैब्रिक्स किस किस मतलब कौन सी डिफरेंट चीज़ों से बने हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। जब भी आप किसी भी कपड़े को देखते हो, फैब्रिक को देखते हो, तो आपको एक कंटिन्यूस पीस दिखता है। ऐसा नहीं कि इसमें कट्स हैं या फिर कुछ है, एकदम कंटिन्यूस पीस है। नाउ लुक इट एट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब आप इसको एकदम पास से देखो। आपकी अगर शर्ट है या फिर कुछ भी मतलब जो कपड़ा है उसको आप एकदम पास से ऑब्जर्व करो, फिर आपको क्या दिखता है, क्या नोटिस करते हो? ये अपन यहाँ पे भी अगर इनने भी एक्चुअली एनलार्ज्ड व्यू दे रखा है एक फैब्रिक का, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि ये काइंड ऑफ बहुत छोटे छोटे धागे हैं जो काइंड ऑफ अरेंज्ड हैं क्लोजली, और हमें स्क्वायर्स टाइप दिखते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्सड अप धागे। ठीक है, तो ये अपनी एक्टिविटी फर्स्ट हो गई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्टिविटी नंबर 2। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो आपने जो लेबल करे थे फैब्रिक्स को, जो 4 अपन ने कटिंग्स ली थी, उनमें से जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको आपको लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out। तो आपको उसमें से जो उसकी एजेस हैं, ज़्यादातर जो कटिंग्स होती हैं उनके एजेस में से धागे निकले हुए रहते हैं, तो आपको वो उस यार्न को, थ्रेड जो है यहाँ पे लूज थ्रेड है उसको यार्न बोला जा रहा है, उसके एक एजेस में आपको निकालना है उसको। और इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुट वन आउट विद अ पेन और अ नीडल। और आपको अगर नहीं दिख रहा है कि यार स्मूथ कटिंग है उसकी, नहीं है उसमें साइड में धागे निकले पे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक पेन या फिर एक नीडल की हेल्प से उसको जेंटली एक धागे को उधर से निकालना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। हमें पता चलता है कि जो फैब्रिक है वो yarns को जब अरेंज करते हैं एक साथ तो उसके थ्रू बना हुआ है। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ? मतलब अपन ने जो एक्टिविटी करी, अपन ने देखा कि एक पीस ऑफ क्लॉथ है, ये कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ है, बट जब हम उसमें से एक धागा निकाल रहे तो हमें अब समझ में आ रहा है कि इसमें ये एक्चुअली जब yarns को अरेंज कर रहे हैं एक साथ तो उसके थ्रू ये जो फैब्रिक है ये बना है। तो नाउ व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ? ये जो धागे हैं, ये yarns है, ये किस चीज़ से बने? तो 3.2 में अपन पढ़ेंगे फाइबर। एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी नंबर 3 क्या है? टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो आपको वैसे ही सेम एक yarn या फिर एक धागा निकालना है कॉटन फैब्रिक में से। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। फिर आपको वो जो धागा है उसको टेबल के ऊपर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। और आपको अब एक जो उसका एंड है yarn का, धागे का, यहाँ पे जैसे फिगर 3.4 में भी दे रखा है, उसमें से आपको एक तो अपने अंगूठे से पकड़ना है, एक एंड उसका। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। और आपको जो आपने टेबल पे रखा है उसको एक आपने अपने अंगूठे से पकड़ लिया एक एंड, और उसके आपको फिर नेल से उसको पूरा स्क्रैच करना है उसको एंड तक, उस yarn को। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strands। तो आप इधर देख सकते हो 3.5 के अंदर भी आप अगर ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एंड है उसका वो थिन स्ट्रैंड्स के अंदर, थिन रेशे के अंदर
आपको दिखेगा वो कि स्प्लिट हो गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। आपने ऐसा ऑब्जर्व जब भी करा होगा जब आप लाइक अगर एक नीडल के अंदर एक धागा घुसाना ट्राई करते हो तो उस टाइम भी ऐसा होता है कि जो उसके जो एकदम जो एज होती है वहाँ से थिन स्ट्रैंड्स निकले हुए होते हैं। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो उसका एंड है वो थिन स्ट्रैंड्स के अंदर स्प्लिट अप सेपरेटेड होता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। इस वजह से क्या होता है कि आपको दिक्कत आती है कि बिकॉज इतने सारे उसमें से जो स्ट्रैंड्स निकले हुए होते हैं आप ढंग से घुसा नहीं पाते उसको, जो सुई का जो छेद होता है उसके अंदर आई ऑफ द नीडल, तो आपको प्रॉब्लम आती है उसके अंदर घुसाने में बिकॉज ऑफ दोज थिन स्ट्रैंड्स। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. वो जो हम thin strands देखते हैं वो जो strands है वो भी और thinner strands और पतले strands से बना होता है, पतले रेशो से बना होता है जिनको हम fibers कहते हैं। तो ये exactly क्या है? fibers। और हम fibers की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमने actually अभी last chapter में भी fibers की बात करी थी and those were dietary fibers। तो हमें उन dietary fibers और इस फाइबर में कंफ्यूज नहीं होना है। डाइटरी फाइबर्स हमारे फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में और बल्क क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। बट ये वाले जो फाइबर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये टेक्सटाइल फाइबर्स हैं। ये मतलब जिनसे हम कपड़े बना सकते हैं, ऐसे फाइबर्स ये प्लांट से भी मिल जाते हैं, ये एनिमल से भी मिल जाते हैं, ये मिनरल से ही मिल जाते हैं और ये मैन मेड भी होते हैं। तो ये उन दोनों फाइबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। तो फैब्रिक किससे बना? यार्न से, धागों से। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और फिर वो जो यार्न है वो किन से बना? फाइबर्स से। तो ये भी आपको इसमें फैब्रिक और फाइबर के अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है। फैब्रिक क्या है? आपका कपड़ा है, कपड़ा धागों से बन रहा है, दैट इज यार्न। और यार्न किससे बन रहा है? दैट इज फाइबर्स। अपने चैप्टर का नाम भी इवन फाइबर टू फैब्रिक है, तो दिमाग में हमें रखना है कि फाइबर से फैब्रिक बन रहा है, मतलब फाइबर जो रेशे हैं धागों के उनसे कपड़ा बन रहा है। ठीक है। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स जैसे अपने कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, वो हमें फाइबर्स कहाँ से मिल रहा है? प्लांट्स या फिर एनिमल्स से। और इन फाइबर्स को क्या बोला जाएगा? दीज आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स है ना। एंड कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो कॉटन है और जूट है वो एग्जाम्पल है फाइबर के जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है। तो जो जूट है, कॉटन है, वो तो हमें प्लांट से मिल रहा है और वूल एंड सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिल रहा है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल कहाँ से मिलता है हमें? शीप या फिर गोट की फ्लीस से। फ्लीस मतलब उसका जो हेयर है, उसके जो फर है उससे हमें मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। सिर्फ उसकी शीप और गोट के फर से ही नहीं बट रैबिट्स, याक और कैमल्स के हेयर से भी हमें वूल मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्कवॉर्म। तो सिल्क फाइबर कहाँ से मिल रहा है हमें? सिल्कवॉर्म के ककून से। अब आपको लगेगा लाइक सिल्कवॉर्म तो इंसेक्ट है तो ये एनिमल में कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली इंसेक्ट भी एक एनिमल ही है। मतलब हम नॉर्मली एनिमल सोचते हैं कि जो भी लाइक डॉग हो गया, शीप हो गया, टाइगर हो गया, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, बट इवन इंसेक्ट्स भी अगर साइंटिफिकली देखें तो वो एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो फॉर 1000 of years natural fibers were the only ones available for making fabrics. हजारों सालों से जो हमारे कपड़े बनते थे वो सिर्फ हमें नेचुरल फाइबर्स से ही, मतलब नेचुरल फाइबर्स के थ्रू ही हम बना पाते थे कपड़े। बट जो इन द लास्ट 100 years और सो, बट कुछ लाइक 100 साल पहले अराउंड फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। मतलब अराउंड 100 years से ही मतलब ऐसा हो रहा है कि केमिकल सब्सटेंसेस से भी फाइबर्स बनने लग गए विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिल रहे हैं। और इनको ही क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो ये एग्जाम्पल हो गए सिंथेटिक फाइबर्स के तीन अपने, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। अभी अपन ने अगर फाइबर्स की कैटेगरी देखी तो वो दो में डिवाइडेड है, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड फाइबर्स भी
कहा जाता है उन्हें। तो अभी ये तो मेजर डिवीजन हो गया, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर्स भी दो में डिवाइडेड है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स, तो ये हमें दिमाग में रखना है। ओके तो 3.3 पे मूव करते हैं, सम प्लांट फाइबर्स। तो सम प्लांट फाइबर्स में सबसे पहले अपना कॉटन है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने कभी भी ऑयल लैम्प्स के लिए विक्स बनाया है? विक्स मतलब यहाँ पे अपने ऑयल लैम्प, जैसे पहले तो होते थे लालटेन जिनको बोलते थे ऑयल लैम्प्स, उसमें ये विक्स लगते थे अपने, जो बत्ती काइंड ऑफ होती है। पर अपन नॉर्मली वो तो आजकल यूज़ नहीं होते हैं, बट अपनी जो दिया हो गया, दिया इज काइंड ऑफ ऑल्सो ऑयल, नॉट लैम्प बट हाँ, तो दिया में भी एक्चुअली आप जब उसको जलाते हो तो उसके अंदर आपको पहले बत्ती बनानी पड़ती है, विक्स जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में, कॉटन की। व्हाट डू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो क्या यूज करते हो आप? कॉटन यूज करते हो। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो ये जो कॉटन वूल है आपको मैट्रेसेस के अंदर, क्विल्ट्स के अंदर और पिलोज के अंदर फिल करने भी काम आता है। टेक सम कॉटन वूल, तो बेसिकली जो अपने घर पे कॉटन रहती है, जो अगर हमारी लग जाती है तो हम जब यूज़ करते हैं, तो वही आपको इधर कॉटन लेनी है। इसको ही कॉटन वूल कहा जा रहा है यहाँ पे। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, उसको आपको पुल करना है, मतलब अपार्ट, एक दूसरे से अलग करना है, फिर उसकी एजेस देखनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। उसमें से आप थिन स्ट्रैंड्स देखोगे जो एकदम उसके एजेस पे आपको दिखेंगे रेशे से, वही क्या है, वो किससे बने हैं? वो कॉटन फाइबर से बने हैं। नाउ वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो कॉटन वूल है ये एग्जैक्टली आता कहाँ से अपने पास, जो घर पे अपने कॉटन रखी रहती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों पे उगाया जाता है, फील्ड्स में। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि कॉटन कहाँ से आता है, अपने अपन प्लांट है ये, कॉटन का प्लांट रहता है जो फील्ड्स के अंदर उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन प्लांट्स कहाँ ग्रो किए जाते हैं? ये ऐसी जगह पे ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे एक तो फर्स्ट कंडीशन है ब्लैक सॉइल हो, ब्लैक सॉइल में अच्छा उगता है, और वार्म क्लाइमेट हो, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। तो एक्चुअली सॉइल्स भी डिफरेंट काइंड होती हैं, जैसे रेड सॉइल होती है अपनी, एलुवियल सॉइल होती है, और मतलब अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, बट यहाँ पे अपन की ब्लैक सॉइल होनी चाहिए अगर अपन को कॉटन को अच्छी तरह ग्रो करना है तो, और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। कैन यू देखो यहाँ पे ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या मतलब अपनी स्टेट्स कौन कौन सी हैं जो मेजर स्टेट्स हैं अपनी? पंजाब, हरियाणा हो गई, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे सब जगह पे कॉटन ग्रो होता है क्योंकि उधर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। और भी स्टेट्स हैं बट ये मेजर स्टेट्स हो गई। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जो फ्रूट है कॉटन प्लांट का, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। अपना जो नींबू होता है उसके अराउंड साइज का एक कॉटन का फ्रूट होता है, और कॉटन का जो फ्रूट है उसको ही क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। इनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये जो कॉटन बॉल्स जो मैच्योर हो जाती हैं तो ये बॉल्स हैं बर्स्ट ओपन हो जाती हैं, एकदम फूट सी जाती हैं, और जो सीड्स हैं वो कॉटन फाइबर से कवर हुई हुई अपन को मिलती हैं। तो अगर आप, हाँ, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? कभी आपने अगर कॉटन फील्ड ऑब्जर्व करी है जो पिकिंग के लिए, वो एकदम एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे पूरी फील्ड आपकी स्नो से कवर्ड है, क्योंकि वो पूरा वाइटिश हो जाता है। जैसे इधर फिगर 3.6 में दे भी रखा है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट जब मैच्योर हो जाती है तो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और इन बॉल से कॉटन तो ज़्यादातर किससे? हाथ से पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कोम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। फिर जो फाइबर्स है अपन, उसके अंदर सीड्स भी रहती हैं और अपन को सीड्स नहीं चाहिए, तो वो किसके सेपरेट करते हैं? अपन कोम्बिंग के थ्रू करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, पहले जब पुराने टाइम पे गिनिंग हाथ से की जाती थी। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, आजकल मशीन्स भी यूज़ करी जाती हैं गिनिंग में। एग्जाम्पल दे रखा है अपन को 3.7 में,
नॉट एग्जाम्पल बट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन की कोम्बिंग कैसे की जाती थी हाथ से जब पुराने टाइम पे की जाती थी ना, तो ब्रिसल्स काइंड ऑफ होते थे एक बड़े से कोम में, और वहाँ उससे सीड निकाली जाती थी और उसके फाइबर्स रह जाते थे। सीड की अपन को ज़रूरत नहीं है, अपन उसके फाइबर्स ऐसे अलग करते थे सीड से। तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं जूट पे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अभी यहाँ पे जूट प्लांट आपको दे भी रखा है 3.8 में, तो आपको जूट कहाँ से मिलता है? जूट फाइबर जो है वो अपन को जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। अपन ने ज़्यादातर रस्सी देखी होगी जो जूट की बनी हुई होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि मतलब उसके थ्रू लाइक आप ये नहीं पता लगा सकते कि ऑफ कोर्स वो स्टेम से बनी, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है। बट उसको ऑब्जर्व करोगे आप तो मतलब ज़्यादातर वो आपको रस्सी में मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब कल्टिवेट किया जाता है? रेनी सीजन के अंदर, बारिश के टाइम पे। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ज़्यादातर इंडिया में कहाँ जूट ग्रो होता है? एक तो वेस्ट बंगाल हो गया अपना, बिहार हो गया, असम हो गया। तो ज़्यादातर अपनी नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट्स हो गई, और मतलब बेसिकली जो बिहार भी नॉर्थ में आ गया, उधर ही मतलब ग्रो होता है अपना जूट। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, मतलब जब उसके अंदर फ्लावर्स आने वाले होते हैं, फिर आना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अपन उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट मतलब काट लेते हैं। When it is at flowering stage, the stems of the harvest plants are immersed in water for a few days. जो हार्वेस्टेड प्लांट्स हैं, जो आपने हार्वेस्ट कर लिए प्लांट्स, उनकी जो स्टेम्स हैं वो पानी के अंदर कुछ दिन के लिए छोड़ दी जाती हैं। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जब आप पानी में अगर छोड़ोगे किसी भी प्लांट को, तो वो एक टाइम बाद सड़ने लग जाता है। तो ऐसे ही आप इसमें भी करते हो जूट के अंदर, आप उसको थोड़े दिन के लिए पानी के अंदर छोड़ देते हो, और वो जब सड़ने लग जाता है तब उसकी स्टेम्स रॉट होने लग जाती हैं, तो उसके फाइबर्स जो हैं वो हाथ से सेपरेट किए जाते हैं। To make fabrics, all these fibers are then first converted into yarns. So how it is done? तो फैब्रिक्स को बनाने के लिए आपको पहले जो फाइबर्स हैं, सबसे पहले फाइबर से यार्न बनेगा, यार्न से फैब्रिक बनेगा। तो जो फाइबर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट किए जाते हैं यार्न के अंदर। तो ये कैसे किया जाता है ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में मतलब पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको इसमें समझ में आया होगा ये वाला, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें। So that's all for today. Thanks for watching.